नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में जानते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिकर्शन की। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की दुनिया में, खासकर जब ट्री और ग्राफ जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो या फिर इंटरव्यू क्रैक करना हो, तब बहुत काम आता है। अच्छा, इस सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व कर ले। मतलब उसे हल करने का तरीका ही ये हो कि वो अपने से छोटे वर्जन को सॉल्व करे और वो वाला अपने से और छोटे वर्जन को, और ये तब तक चलता रहे जब तक कि प्रॉब्लम इतनी छोटी ना हो जाए कि उसका हल चुटकियों में निकल आए। बस यही तो रिकर्शन का मेन आइडिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले रिकर्शन के आइडिया को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके दो सबसे जरूरी गोल्डन रूल्स सीखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर कंप्यूटर के अंदर ये काम कैसे करता है, और आखिर में हम इसकी ताकत और खतरों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कोड देखने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिकर्शन असल में है क्या। तो रिकर्जन की सबसे सीधी सादी परिभाषा ये है, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझाना हो और आप उसे उसी पहेली के छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं। इसे एक रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह सोचिए। आप एक गुड़िया खोलते हैं तो अंदर ठीक वैसी ही एक छोटी गुड़िया मिलती है। आप ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि सबसे छोटी वाली गुड़िया न मिल जाए, जहां पर आपको रुकना होता है। या फिर अपने कंप्यूटर के फोल्डर स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए। एक फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स हो सकते हैं। अब किसी फाइल को ढूंढने का काम हर लेवल पर बिल्कुल एक जैसा होता है। फोल्डर खोलो, चेक करो, और अगर अंदर और फोल्डर्स हैं तो उनके लिए भी सेम काम दोहराओ। चलिए, अब जब हमें इसका आइडिया लग गया है तो इसके दो सबसे जरूरी नियमों को जान लेते हैं। हर रिकर्सिव फंक्शन को सही से काम करने के लिए इन दो हिस्सों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये दो हिस्से हैं। पहला बेस केस, जो एक स्टॉप साइन की तरह है, और दूसरा रिकर्सिव केस, जो कि इंजन है। बेस केस कहता है बस अब यही रुकना है, जबकि रिकर्सिव केस का काम है कहना, अरे प्रॉब्लम तो अभी भी बड़ी है, चलो खुद को फिर से कॉल करते हैं। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर वो स्टॉप साइन यानी बेस केस नहीं है तो फंक्शन खुद को हमेशा के लिए कॉल करता ही रहेगा और आखिरकार प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। चलिए, अब पर्दे के पीछे झांकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट और नियम तो सीख लिए, पर कंप्यूटर इन सेल्फ कॉल्स को मैनेज कैसे करता है? आखिर होता क्या है अंदर? इसका जवाब है कॉल स्टैक। इसे प्लेटों के ढेर की तरह समझिए, जो लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जो प्लेट सबसे आखिर में रखी गई वो ही सबसे पहले उठाई जाएगी। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, उसकी एक प्लेट सबसे ऊपर रख दी जाती है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल किया गया, लेकिन उसे अपना जवाब देने से पहले फैक्टोरियल ऑफ 3 का जवाब चाहिए। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 की प्लेट फैक्टोरियल ऑफ 4 के ऊपर आ जाती है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 2 की ज़रूरत है और फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 1 की। हर नए कॉल के साथ स्टैक की ऊंचाई बढ़ती जाती है, एक के ऊपर एक। और फिर बूम, हम बेस केस पर पहुंच जाते हैं। फैक्टोरियल 1 को पता है कि उसका जवाब 1 है। उसे अब और किसी को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहीं से कहानी पलट जाती है। अब स्टैक खाली होना शुरू होता है, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर वाली प्लेट फैक्टोरियल 1 अपना जवाब नीचे वाली प्लेट फैक्टोरियल 2 को देती है। अब फैक्टोरियल 2 अपना कैलकुलेशन पूरा करके जवाब और नीचे भेजता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हम सबसे नीचे वाली प्लेट यानी अपनी पहली कॉल पर वापस नहीं आ जाते। फैक्टोरियल 4 को 6 का जवाब मिलता है, वो 4 से 6 को मल्टीप्लाई करता है और हमें हमारा फाइनल आंसर 24 मिल जाता है, और स्टैक अब पूरी तरह से खाली है। तो देखा, इस तरह रिकर्जन अंदर ही अंदर काम करता है। चलिए अब इस शक्तिशाली टूल के बारे में बात करते हैं कि इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब इससे दूर ही रहना बेहतर है। यहाँ रिकर्जन और लूप्स की एक सीधी सीधी तुलना है। रिकर्जन का कोड अक्सर छोटा और समझने में साफ होता है, लेकिन हाँ, ये मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल करता है और धीमा भी हो सकता है।
वहीं दूसरी तरफ लूप्स तेज होते हैं और मेमोरी भी कम लेते हैं, लेकिन उनका कोड कभी-कभी थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। तो सवाल उठता है कि रिकर्शन का इस्तेमाल कब करें? देखिए, इसका इस्तेमाल तब करना सबसे अच्छा होता है जब प्रॉब्लम की बनावट ही रिकर्सिव हो, जैसे कि ट्री या ग्राफ ट्रैवर्सल या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम जैसे मर्ज सॉर्ट। इन मामलों में रिकर्शन एक बहुत ही सुंदर और नेचुरल सॉल्यूशन देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह रिकर्शन लगा दें। सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए जहां एक लूप आसानी से काम कर सकता है या जब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो लूप्स ही बेहतर ऑप्शन होते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा खतरा स्टैक ओवरफ्लो। अगर बेस केस में कोई गड़बड़ है या वो कभी आता ही नहीं है, तो कॉल स्टैक भरता जाएगा जब तक कि वो मेमोरी से बाहर ना हो जाए और आपका प्रोग्राम एक एरर के साथ क्रैश हो जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, खूबसूरती चुने या एफिशिएंसी? मतलब क्या कोड की क्लैरिटी और सादगी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मेमोरी और स्पीड? देखिए, रिकर्जन को सही मायनों में समझने का मतलब ही यही है कि इस लेन देन को समझा जाए और अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सही टूल चुना जाए।